वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ा था। वांट ऑफ फैक्टर का जो एप्लीकेशन है वो तभी पॉसिबल है जब सॉल्यूट क्या करेगा, डिसोशिएट या एसोसिएट करेगा। आप जानते हैं उसमें दो टॉपिक हमें पढ़ने थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि कितनी एक्सटेंट में कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है इस सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या करे, घुल सके। और इसी की ये जो टेंडेंसी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स या 2n मॉलिक्यूल्स जो है आपके सॉल्यूट के डाले गए हैं, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये n और n मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कितने हिस्सों में टूटेगा, दैट इज इट्स एक्सटेंट। इसको हम बोलेंगे उसकी एक्सटेंट, उसकी टेंडेंसी कितनी है कि वो कितना ज़्यादा डिसोशिएट हुआ है। और उसी को निकालने के लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे कि कितना वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम लोग किस तरीके से समझते हैं। एक सॉल्यूट पार्टिकल आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने दो सॉल्यूट के पार्टिकल डाले हैं, एक सॉल्यूट का पार्टिकल डाला है n, और वो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो इसका मतलब n जो है वो दो वैल्यूज में बढ़ चुका है। एग्जाम्पल के लिए KCl का ले लेते हैं। KCl जो था वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, K पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। ओके, हमें एक चीज समझ में आ गई है कि जब पोटेशियम क्लोराइड को जब सॉल्यूशन बनाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड का, तो पोटेशियम और क्लोरीन में जो होता है वो इंडिविजुअल आयंस में टूट जाता है, मीन सिंपलर सब्सटेंसेस में वो टूट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन, इसमें क्या होंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, टोटल जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो फ्रैक्शन होगा, कब, जब वो डिसोशिएट हो जाए सॉल्यूशन में जाने के बाद। डिसोशिएट होने के बाद वो क्या करे, यह फ्रैक्शन, ओके, टोटल मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन आफ्टर डिसोसिएशन, ताकि वो कैसे में टूट जाए, सिंपलर आयंस में टूट जाए, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाए या फिर सिंपलर आयंस में टूट जाए। और देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में आयंस में टूटे हुए हैं और इंडिविजुअल आयंस में टूटे हुए हैं। तो ये चीज डिसोसिएशन के बेस पर हम समझते हैं। अब हमें इसकी डिग्री निकालनी है, कैसे निकालेंगे उसको समझने के लिए आपको इस रिएक्शन को दोबारा देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास KCl है, ये जब आपका रिएक्शन करता है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। ओके, हम मान के चलते हैं कि m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनिशियल स्टार्टिंग में बात करते हैं, जब इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियल में आपका जो नंबर ऑफ मोल्स थे, फॉर एग्जांपल ये 1 था KCl का, और यहाँ पे m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकल गया, आपके पोटेशियम क्लोराइड, दोनों के दोनों आयंस के रूप में निकले हैं। तो अब उसके बाद जैसे ड्यूरिंग डिसोसिएशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, अगर हम मीन्स डिसोसिएशन के समय पे हो क्या रहा है, मान के चलिए इनके पास अल्फा पार्टिकल, मीन्स ये अल्फा जो है आपका वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इतने मोल्स जो है आपके क्या हो गया, डिसोशिएट हो चुके हैं। तो हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड कितने हैं आपके, दैट इज अल्फा। इसका मतलब 1 में से क्या चला गया, अल्फा पार्टिकल जा चुके हैं। ये KCl के जस्ट नीचे आएगा। ओके, हम ये कंडीशन पढ़ रहे हैं जब इनिशियल सिचुएशन होगी और देन डिसोसिएशन की प्रोसेस हो रही होगी। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, मीन्स माइनस अल्फा इसलिए कहेंगे, सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से इंडिकेट करते हैं, तो इतना जो मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसोसिएट हुए हैं, अल्फा मॉलिक्यूल्स, उनको बाहर निकाल दिया गया 1 में से। ओके, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में कितने होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा एक साइड रहेगा, प्लस में ये कितने हो गए, अगर अल्फा अल्फा पार्टिकल्स है तो कितने पार्टिकल्स, m पार्टिकल्स है तो m अल्फा, प्लस में क्या आ जाएगा आपका m अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, ये आपके क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं इसको हम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम। इसी हिसाब से हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1 माइनस अल्फा। तो ये जो 1 माइनस अल्फा है, ये कौन सी चीज है, इसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अनडिसोशिएटेड। वो मोल्स जो कि डिसोशिएट नहीं हो सके वो है 1 माइनस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे आपके, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ गए इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और हम जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, I इक्वल्स टू कहता क्या है, आप जानते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, अपॉन क्या होती है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कब,
assuming there is no dissociation. अब देखिए ये वैल्यू कैसे पुट की जाती है। आपके पास ये फॉर्मूला है आई का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। या हम दूसरा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं आई का, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे आफ्टर डिसोसिएशन उसकी वैल्यू आप ऊपर रखें, और नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे बिफोर डिसोसिएशन वो वैल्यू नीचे रखेंगे। वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, ये फॉर्मूला ज़्यादा आसान है। तो आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है आपका क्या, आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे आप जानते हैं, 1 नंबर पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। पूरी वैल्यू ये हो गई डिसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, ये माइनस का निशान है, 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना था, हम जानते हैं जब हमने पार्टिकल को डिसोसिएट किया भी नहीं था, जब वो डिसोसिएशन प्रोसेस दिखा नहीं रहा था, तो ऐसे केस में वैल्यू कितनी थी इसकी, 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस, यहाँ पे हम अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस एम माइनस 1 अल्फा। इसको अगर और एक्सटेंड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 वैल्यू उधर चलाएगी तो माइनस में आ जाएगी 1 आई माइनस 1, और m माइनस 1 वैल्यू जो होगी नीचे आ जाएगी। आपको ये फॉर्मूला निकल के आ गया अल्फा का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसी को बोलते हैं अल्फा को यहाँ पे। इसके अलावा हम जानते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि आई की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, ऑब्जर्व नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। क्या हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट निकाली है और ये जो इक्वेशन सेकंड है, क्या 2 in 1 लिख सकते हैं, क्या आई की वैल्यू एम एन अपॉन एमओ यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एमओ माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन कैसे निकल के आएगी खुल के, एम एन माइनस एमओ अपॉन क्या आ जाएगी, एमओ नीचे रहेगा बाकी एम माइनस 1 रहेगा। तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की 2 वैल्यूज निकल के आ गई हैं। एक है आपका अल्फा की वैल्यू आई माइनस 1, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1, एक फॉर्मूला आपका ये है। और जो दूसरा फॉर्मूला है आपका वो कौन सा है, अल्फा इक्वल्स टू एम एन माइनस एमओ अपॉन एमओ एम माइनस 1। अब एक चीज आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रही होगी, उसको बता देते हैं। यहाँ पे जो आपका एम एन की वैल्यू है, ये एम एन की वैल्यू कहलाएगी आपकी दैट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे जो एमओ की वैल्यू है वो है आपकी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है इसमें, आई थिंक ये आपका होगा एम की वैल्यू। ये जो एम दिख रहा है आपको, इस एम को हम बोलते हैं क्या चीज़, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन, क्योंकि अभी हम यहाँ डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन की वैल्यू पूछेगा। इसके बेस पे आपको एक कंसेप्ट और बताते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल्स के बेस पे लगाते हैं। देखिए होता क्या है, आपको पता चल चुका है कि आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है फॉर डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, दैट इज आई अल्फा की वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1, या हम बोल सकते हैं अल्फा की वैल्यू दैट इज एम एन माइनस एमओ अपॉन एमओ एम माइनस 1। अगर आपके केस बनते हैं दो, पहला केस है अगर आपका वो जो पार्टिकल है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है आपका, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो टाइप है अगर वो ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, एग्जांपल देते हैं आपका, जैसे अगर आप ए बी को डिसोशिएट करोगे तो डिसोशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव मिल सकता है। जरूरी नहीं ए पॉजिटिव में टूटे, लेकिन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव मिल सकता है आपको। ओके, तो ऐसे केस में आपको क्या हुआ कि एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक यहाँ से आई और एक यहाँ से आई, तो एम की वैल्यू कितनी होगी 2। यह है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि सॉल्यूशन में जैसे आपने ए बी पार्टिकल को डाला तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल अलग से मिले हमें, एक ये पार्टिकल मिला और एक ये पार्टिकल मिला, 2 पार्टिकल मिले तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे कौन कौन से हैं, जैसे आप जानते हैं NaCl का सॉल्यूशन बनाए, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाए, या इस तरीके से कई सारे सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब NaCl सॉल्यूशन में जाएगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। इसी तरीके से KCl जब सॉल्यूशन में जाएगा तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो आपके पास यहाँ पे m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2।
क्या हम कह सकते हैं ए बी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आई की वैल्यू निकालना चाहें, मीन्स आई इक्वल्स टू अगर रखना चाहे वैल्यू, दैट इज अल्फा की वैल्यू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, तो क्या इस फॉर्मूले में थोड़ा अंतर आएगा? फॉर्मूले में अंतर क्या आएगा? हम जानते हैं एम की वैल्यू कितनी है 2, तो आई माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? आई माइनस वन अपॉन वन। क्या हम इसको सिर्फ आई माइनस वन लिख सकते हैं? इसका मतलब फॉर ए बी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला आप आई माइनस वन करेंगे और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से आपका सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस आपका किसके लिए है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका टाइप कैसा हो? ए बी टू टाइप हो। तो देखते हैं इसमें भी कैसे होता है। आपके पास ए बी टू है और आपका मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है, तो डिसोशिएट होने पर क्या होगा? वो मॉलिक्यूल में भी कैसे टूट सकता है? वो टूट सकता है आपका A2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस बी नेगेटिव में टूट सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है फॉर एग्जाम्पल, या कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटता है? Ca2 पॉजिटिव में प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव में टूटता है। आप समझ गए हैं, ये है आपका A2 पॉजिटिव, 2B नेगेटिव मतलब 2Cl नेगेटिव हो गया। इसमें आपको क्या पता चला कि आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें आपने कैल्शियम क्लोराइड डाला, तो आपको यहाँ पता चला कि एक तो कैल्शियम के आयंस यहाँ पर ठहर रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे अगर एक कैल्शियम क्लोराइड का मोल डालते हो तो उसमें कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन जो होगा आपको वो एक मिलेगा और क्लोराइड आयंस ऐसे दो मिलेंगे आपको। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? दो ये होगा और एक ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, टोटल मिला के पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पे 3 है पार्टिकल्स की। तो क्या हम इसको i की वैल्यू में पुट कर सकते हैं? अल्फा की वैल्यू में आई माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? आई की वैल्यू वैसी रहेगी, बाकी m की वैल्यू में हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस वन, तो ये क्या निकल के आएगा? आई माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन अपॉन 2। तो इसका अंदर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो हम बोल सकते हैं अल्फा की वैल्यू बोल सकते हैं किसके लिए? फॉर AB2 टाइप के लिए, AB2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो क्या आप क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? दैट इज आई माइनस वन अपॉन 2। आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके लिए पूछा है, किस टाइप के लिए, वो AB टाइप के लिए पूछा गया है या AB2 टाइप के लिए पूछा गया है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो नोटिस करनी है इन फॉर्मूले से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें यही चीज़ आपको नोटिस करनी आनी चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कितने हिस्सों में टूटता है, किन के ऊपर डाई पॉजिटिव आयन होते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, डाईवेलेंट कौन से होते हैं, मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं, ये आपको फंडामेंटल और पीरियड टेबल वाले चैप्टर में जो आपको मैंने बताया है उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो। ये हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड आपको फॉर्मूले बताया किस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या होता है। कोई भी एक पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है? सॉल्यूशन में जाता है तो टूटता है। तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, आपने सॉल्यूट डाला और एग्जांपल के हम क्या लेते हैं यहाँ पे KCl। तो ये KCl जो होगा CH3COH, सॉरी हम इसमें एग्जांपल लेते हैं CH3COH, और ये बेंजीन में घुलने की कोशिश कर रहा है। क्या हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। हम CH3COH को किस तरीके से लिखते हैं? CH3COOH। यह है आपका मॉलिक्यूलर मास 60। जैसे इसको बेंजीन में घोला जाता है तो इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH दूसरे मॉलिक्यूल के पास आता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या करता है? बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो एक मॉलिक्यूल CH3COH का यहाँ से आया और दूसरा इस जगह से आया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा और इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिस वजह से डायमर रूप में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि डायमर का मतलब होता है दो और मर का मतलब होता है यूनिट्स। दो यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं तो ऐसे 60 मॉलिक्यूलर मास इसका है और 60 इसका है, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास 120 हो गया। दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है तब की प्रोसेस कहलाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। मान के चलिए, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है आपको समझ में आया होगा। मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके फ्रैक्शन होता है, कितना का? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। जब वो एसोसिएट होते हैं तो एसोसिएट होने के बाद वो कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, कंबाइन टुगेदर।
और जब वो कंबाइन होते हैं तो ऐसे केस में क्या होते हैं, कंबाइन टुगेदर, फॉर्मेशन ऑफ क्या होने लग जाता है, बिगर मॉलिक्यूल। एक छोटा मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल का रूप ले लेता है। जैसे CH3COH छोटा था, 2 CH3COH मिल गए तो इनका मॉलिक्यूलर मास बड़ा हो गया है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे हो सकता है। मान के चलिए आपके पास m नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे एसिटिक एसिड के, उसको A से इंडिकेट करते हैं। ये रिएक्शन हो रही है और लगभग A ने क्या किया कि डायमर ऑफ फॉर्मेशन किया और इस तरीके से कई सारी यूनिट्स एक साथ कंबाइन हो गए। अब होगा क्या, यह है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग की अगर हम बात करते हैं या इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, ये लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो इनिशियली क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि अभी हम मान के चलते हैं कि कोई रिएक्शन हुई नहीं है। तो ये वैल्यू जितनी थी मान के चलो 1 है और इसमें से कुछ भी पोर्शन यहाँ अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हुई नहीं, तो 0 मान के चलते हैं। अब एसोसिएशन के दौरान की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। देखिए क्या होगा, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे बाहर और हम जानते हैं कितना पार्टिकल्स हैं, ऐसे m नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। m नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो m नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो वो m नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इतने फ्रैक्शन में टूटेगा। दैट इज अल्फा पोर्शन जो है हर किसी ने क्या कर दिया, अपने साथ जोड़ दिया। तो इसमें से कितना पोर्शन निकल गया, 1 में से अल्फा पोर्शन बाहर निकल चुका है। अगर 1 में से अल्फा पोर्शन बाहर निकल चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनमें से कितने पार्टिकल्स जो हैं एसोसिएट हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं यही हैं आपके नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल्स, किसके, सॉल्यूट के। और क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फा है, नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड मोल्स, जो एसोसिएट नहीं हुए हैं वो इतने रह गए हैं। ओके, जब हमें इतनी चीजें पता चल गई हैं तो हम इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स। और किस वक्त पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। आप जानते हैं हम 3 कंडीशन हमेशा पढ़ते हैं ऐसे केस में। पहली कंडीशन इनिशियल, दूसरी कंडीशन ड्यूरिंग एसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन, तीसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज जो लेफ्ट अनडिसोसिएटेड है, अनएसोसिएटेड है और जो एसोसिएट हो चुके हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कैसे निकल के आएगी, 1 माइनस अल्फा, इसमें क्या ऐड कर देंगे, अल्फा बाई m, तो ये वैल्यू आपकी टोटल निकल के आ जाएगी, इतने मोल्स। अब इसको हम आई की वैल्यू में पुट करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन अपॉन में। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास समझ में आ गई है। अब हम जानते हैं दोनों की वैल्यूज हमें पता है ही, हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकल के आएगा, आई इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू में लिखेंगे जो हमें पता चला, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन है वो कितने हैं, दोनों का टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम के बराबर, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस वो अल्फा बाई m। और नीचे में वैल्यू क्या है, बिफोर, बिफोर में हमेशा कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1, क्योंकि एसोसिएशन होने से पहले इसकी वैल्यू 1 ही थी। तो इसकी वजह से हमारा आई की वैल्यू जो निकल के आएगी कैलकुलेट करने के बाद, ये होगी आपकी 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लेंगे जैसे वहां लिया था, और 1 अपॉन m माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा। तो यहाँ से हम अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, अगर आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन m माइनस 1, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 1 वहाँ जाएगी, तो ये आई माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा आपका, दैट इज अल्फा की वैल्यू बाहर रहेगी, 1 अपॉन m माइनस 1 यही रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, क्या हम बोल सकते हैं आई माइनस 1 ऊपर ही रहेगा और 1 अपॉन m माइनस 1 जो वैल्यू है वो इस तरीके से इसमें लिखी जाएगी, 1 अपॉन n माइनस 1। क्या हम इसी को, इस इक्वेशन को अल्फा इक्वल्स टू इस तरीके से लिख सकते हैं, ये m वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये आई माइनस 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा, 1 माइनस m रह जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। क्या हम यहाँ पर आई की वैल्यू जिस तरीके से पिछले टॉपिक में देख रहे थे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास रखते हैं, ये मान के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये मान के चलते हैं सेकंड। तो यहाँ पर अगर सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई की वो है
आई अल्फा की वैल्यू जो निकल के आई है, अल्फा इक्वल्स टू क्या है, एम आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एम। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। हमें क्या रखना है, आई की वैल्यू एम एन अपॉन एम ओ रखना है। तो क्या हम दोनों वैल्यूज को कोरिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड की वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 in 1, तो हम जानते हैं 2 in 1 रखेंगे तो आई की वैल्यू को पुट करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, एम बाहर ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एम ओ माइनस वन, अपॉन में क्या है, वन माइनस एम। तो क्या हम इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद ऐसा लिख सकते, और ये तो है वन माइनस एम तो है ही है, ओके। तो अल्फा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, एम एन माइनस वन अपॉन एम ओ माइनस वन अपॉन वन माइनस एम। तो कैसे लिख सकते हैं इसको अब हम, इसका एलसीएम लेंगे तो एम एन ऊपर आएगा, माइनस एम ओ आ जाएगा, अपॉन में एम ओ रहेगा ही, इनटू में आपकी क्या वैल्यू आएगी, एम, और अपॉन में क्या रहेगा आपका, वन माइनस एम। तो हमारे पास ऐसे दो फॉर्मूला निकल के आ गए हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन के। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है, देखते हैं, अल्फा की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू एम आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एम। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म इसका। और जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आया है वो है आपका मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड है, और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास माइनस ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इनटू में एम अपॉन वन माइनस एम। न्यूमेरिकल आपका इन दो फॉर्मूलों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इन दो फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए इनको। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जितने भी आपका ये सॉल्यूशन चैप्टर था उसका आज का ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अगला, उसमें हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल जरूर लगाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी आज पढ़ा है उसको समझिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।